हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे अर्थ के बारे में। यानी कि अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कि हमें दिखते हैं, वैसे चेंजेस की हम बात करने वाले हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो किस तरीके के चेंजेस की हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारा अर्थ जो है उसके अंदर, यानी अर्थ पर, चाहे अर्थ के सरफेस पर बात करें या फिर अर्थ के अंदर बात करें, बहुत तरीके के फोर्सेस जनरेट होते हैं। उन फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जो कि हम देख पाते हैं, वैसे हम चेंजेस की यहां पर हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। यानी इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे, अर्थ के चेंजेस को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लाइन क्या लिखा गया है। यहां लिखा गया है द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी कि यहां पर लिखा गया कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे प्लेट्स में या फिर बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित है, जिसको कि हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। अब ये लिथोस्फीयर क्या होता है और लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं, इसको आपको समझना सबसे पहले जरूरी है कि ये दोनों क्या होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे इस इमेज को आप देख सकते हैं, इस इमेज में यहां पर हमारे अर्थ को दिखाया गया है। अर्थ में क्या दिखाया गया है, तो यहां पर हमारा जो अर्थ है, अर्थ में कई सारे लेयर्स हैं। सबसे पहला ये लेयर हमारा सेंटर वाला, उसके बाद यहां पर ये सेकेंड लेयर है, यानी कि इतना मोटा बीच में, फिर यहां पर ये जो पूरा पीला कलर में लेयर है ये भी एक लेयर है। इसके बाद सबसे ऊपर हमारा लेयर आ जाता है, जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सबसे ऊपर लेयर है, जिसको कि हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी अर्थ का वो सॉलिड हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसको कि हम एज ए सॉलिड देख पाते हैं, जो हमारा आसपास का जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का लेयर, वो हमारा लिथोस्फीयर होता है, जिसको कि हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अर्थ जो प्लेन है, लेकिन वो प्लेन रियलिटी में नहीं है। अर्थ का जो क्रस्ट है वो कई सारे टुकड़ों में डिवाइडेड है। यानी अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, जैसे ये लेयर आप देख पा रहे हैं, ये अर्थ का क्या है, सबसे ऊपरी लेयर है। तो सबसे ऊपरी लेयर है, तो यहां पर ये बीच में से टूटा हुआ है, यहां से टूटा हुआ है, इस तरीके से कई सारे टुकड़ों में ये पूरा विभाजित है। तो इस तरीके से ये जो हमारा अर्थ होता है, उसमें लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं, ये तो आप समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट लाइन, जो कि है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। यानी ये जो प्लेट्स हैं, देखिए हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर, अर्थ के ऊपरी लेयर पर क्या है, लिथोस्फीयर है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो कि टुकड़ों में विभाजित हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ये हमेशा, हर साल, हर सेकेंड, हर महीने मूव करते रहते हैं। और कितना ये मूव करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा मूव करते हैं हर साल। यानी एक साल में कितना, फ्यू मिलीमीटर्स। फ्यू मिलीमीटर्स कितने हो गए, आपका जो नाखून थोड़ा सा निकला होता है उसके बराबर ये पूरा जो आपका प्लेट्स होते हैं, कई सारे प्लेट्स, ये मूवमेंट करते रहते हैं। और ये मूवमेंट क्यों होता है, ये मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब यहां पर पूछिएगा कि ये मोल्टेन मैग्मा कहां से आ गया, तो देखिए यहां पर ये जो हमारा लेयर हम देख पा रहे हैं, तो यहां पर ये तो हमारा सबसे ऊपर लेयर हो गया क्रस्ट। अब क्रस्ट लेयर है वो तो हमने देख लिया कि जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो सॉलिड है। लेकिन उसके नीचे के जो लेयर्स हैं उसमें कई सारे जो लेयर हैं वो मैग्मा के रूप में है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में है। और उस लिक्विड के मूवमेंट की वजह से हमारा अर्थ का जो सरफेस है, ऊपरी सरफेस, लिथोस्फीयर, जिसपे कि हम रहते हैं, वो भी मूव करता है। और ये जो कई सारे टुकड़े हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के, यानी कि अर्थ का जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से फोर्सेस जनरेट होते हैं। उसके बारे में थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो यहां पर ये जो एक्टिविटी है इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये मोल्टेन मैग्मा मूव करता है।
द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेस कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए ये जो मूवमेंट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, उनकी वजह से हमें अर्थ के सरफेस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। यानी कि अर्थ का जो मूवमेंट है, किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, उसका हम डिवीजन करते हैं इस आधार पे कि किस तरीके का फोर्स वो मूवमेंट करा रहा है। तो इसके बारे में यहां पर अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द फोर्सेस which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces। तो यहां पर हमने दो टाइप्स देखे फोर्सेस के। कौन कौन से टाइप हो गए? एक हो गया एंडोजेनिक और दूसरा हो गया एक्सोजेनिक। तो इसका डिवीजन किस आधार पे किया गया है कि जो अर्थ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फोर्स है वो कहां लग रहा है, फोर्स अर्थ के अंदर लग रहा है या फिर फोर्स अर्थ के सरफेस पर लग रहा है। तो जो एंडोजेनिक फोर्स है ये हमारा कहां लगेगा? ये हमारा काम करेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जो लिथोस्फीयर है, जो सरफेस है, उसके अंदर ये काम करेगा और वहां से अर्थ पर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और वहीं जो एक्सोजेनिक फोर्स है ये हमारा काम करेगा अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी हम उसको बाहर देख सकते हैं, जो भी ये फोर्स लगेगा उसको हम वहां पर देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और ये डिवीजन देख लेते हैं कि देखिए यहां पर ये जो डिवीजन है अर्थ का मूवमेंट का, यानी अर्थ का जो चेंजेस है उसका डिवीजन कैसे किया जाता है। तो देखिए अर्थ का मूवमेंट दो तरीके के फोर्सेस की वजह से होता है अर्थ का, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ पर जो चेंजेस आते हैं वो दो तरीके के फोर्सेस की वजह से आते हैं। पहला हो गया इंडोजेनिक, यानी कि वैसे फोर्स जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर जनरेट हो रहे हैं, वहां से लग रहे हैं। दूसरा हो गया एक्सोजेनिक, ये होते हैं वैसे फोर्सेस जो कि अर्थ के सरफेस पर लगते हैं। हम इस आप कहीं पे जाइएगा तो ये फोर्सेस आप देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर एंडोजेनिक है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया यहां पर सडन फोर्सेस और दूसरा हो गया डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, यानी कि ये फोर्स जो होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स, ये धीरे 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 लगता है। तो देखिए सडन फोर्सेस क्या होते हैं? सडन फोर्सेस वैसे फोर्सेस जो जिसका की असर, जिसका इंपैक्ट आपको तुरंत देखने को मिलता है और तुरंत ये होता है और जिसकी वजह से आपको बहुत ही डिस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्थक्वेक, भूकंप आता है तो क्या होता है? आप देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं, बड़े बड़े जो आपके टावर्स होते हैं वो गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मारे जाते हैं, तो मास डिस्ट्रक्शन होता है। और ये भूकंप आता है तो क्या धीरे धीरे आता है कि धीरे 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 भूकंप आ रहा है? नहीं, एक बार में पूरी पृथ्वी हिलना शुरू होगी और पूरे बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग तुरंत गिर जाएंगे। तो ये हो गया इस एक तरीके का सडन फोर्स। इसके अलावा वोल्केनो, वोल्केनो भी एक तरीके का सडन फोर्स है। सडन फोर्स आप कहिएगा कि वोल्केनो जब आता है तो अर्थक्वेक जितना फास्ट नहीं होता है, लेकिन देखिए अर्थ का जो मूवमेंट है, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि एक साल में 1 मिलीमीटर हिलता है, 1 मिलीमीटर आपका लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है। तो उसके कंपैरिजन में जब आप देखिएगा तो ये जो वोल्केनो है ये काफी फास्ट मूवमेंट है। एक दिन में, आधे घंटे में, 2 दिन में आपका वोल्केनो फूट जाएगा। वोल्केनो से पूरा जो मलबा है उसका जो पूरा अंदर भरा हुआ है मैग्मा, वो सारा बाहर आ जाएगा। इसके बाद लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो देखिए पहाड़ होते हैं, पहाड़ का एक हिस्सा जब टूट कर गिर जाता है या फिर कहीं पर एक इस तरीके का स्लोप जैसी आकृति है और पहाड़ वो गिर जाता है और पूरा एक तरीके से स्लाइड आ जाता है, उसकी वजह से वो होता है लैंडस्लाइड। आप न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होंगे लैंडस्लाइड्स, केरल वगैरह इलाके में काफ़ी अभी के सीजन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला हम डायस्ट्रोफिक फोर्सेस देखते हैं, यानी कि जो कि काफ़ी स्लो काम करते हैं। तो ये इसमें एग्जाम्पल है बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन, पहाड़, चट्टान, इनको बनने की जो प्रक्रिया है ये आपका इस डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ऐसा हुआ, कुछ भूकंप आया और पहाड़ एकदम आपके सामने खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये माउंटेन्स बनने की जो प्रक्रिया होती है ये काफ़ी लंबी होती है। आपको कई साल लगेंगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल भी लग सकते हैं। तब आप एक देखिएगा कि कहीं पर कोई माउंटेन जनरेट हुआ है या फिर ऊपर उठ गया है। अब इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ें
तो आगे अब हम पढ़ते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस को, यानी वैसे फोर्सेस जो कि अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं। तो देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम पढ़ने वाले हैं इरोजन और डिपोजिशन को, यानी वैसे फोर्सेस जो कि इरोजन का काम करते हैं और डिपोजिशन का काम करते हैं। अब देखिए ये इरोजन और डिपोजिशन किया किसके द्वारा जाता है, इसको यहां पर हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब हम ये एक्सोजेनिक फोर्सेस को पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर यह काम किया जाता है मेनली आपका नदियों द्वारा, हवाओं द्वारा, सी वेव्स द्वारा और इसके साथ ग्लेशियर्स द्वारा। तो इन चारों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं और ये जो फोर्सेस जनरेट करते हैं इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए अब हम शुरू करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस को। तो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट्स, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है कि कभी कभी ये सडन मूवमेंट जनरेट करते हैं, यानी तुरंत से आपको असर देखने को मिलेगा, और कभी होगा कि धीरे धीरे ये मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में मैंने बताया कि क्या होता है, जो आपका वोल्केनो है, मेरा मतलब है जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आपको तुरंत आ जाता है। लेकिन वहां पर वही चीज मैंने ये भी बताया कि हमारा जो अर्थ है वो 1 मिलीमीटर से एवरी साल 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर हर साल मूव करते रहता है। तो एक साथ जो एंडोजेनिक फोर्स है वो कभी आपका क्या ला रहा है, अर्थक्वेक ला रहा है, और कभी क्या हो रहा है कि आपका स्लो मूवमेंट करा रहा है। तो यहां पर दोनों चीज आपको देखने को मिल रहा है, कभी फास्ट मूवमेंट हो रहा है, कभी स्लो मूवमेंट हो रहा है। और फॉर एग्जांपल सडन मूवमेंट में जो आ जाता है अर्थक्वेक आ जाता है और वोल्केनो आ जाता है। और ये जो सडन मूवमेंट्स होते हैं इनकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो यहां पर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आ जाता है हमारा कि वोल्केनो क्या होता है। तो देखिए यहां पर वोल्केनो के बारे में आपको बताया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहां पर बताया गया वोल्केनो के बारे में। अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग, वेंट को यहां पर ओपनिंग भी कहा गया है, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। ये हमारा वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक तरीके का ओपनिंग है, एक तरीके का छेद है, छिद्र हम कह सकते हैं, जिसके जरिए अर्थ के क्रस्ट के नीचे का जो मैग्मा है, जो लावा है, वो बाहर आ जाता है। और ये आता है अचानक से, ऐसा नहीं कि आप दुनिया में कहीं भी वोल्केनो देखेंगे तो उसमें से लगातार आपको लावा बाहर निकल रहा है, लेकिन जब भी आता है सडनली आपको आता है ये लावा बाहर। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पूरा आप वहां पर अगर इमेजेस देखिएगा, इंटरनेट पर सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएंगे, बहुत पूरा एकदम गर्म लाल लावा होता है जो कि आसपास की चीजों को जला देता है और भी चीजें कर देता है। यहां पर एक और चीज समझाया गया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। वो ये है कि देखिए जो हमारा वर्ड्स है, वर्ड्स यहां पर हमने जो देखा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये वर्ड कैसे बने। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, कहां से ओरिजिन हुआ, यानी कि वैसे फोर्सेस जो कि अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिन हो रहे हैं वो हो गया एंडोजेनिक। और वही वो फोर्सेस जो अर्थ के आउटसाइड में जनरेट हो रहे हैं, ओरिजिन हो रहे हैं, वो हो गया एक्सोजेनिक। एंडो प्लस जेनिक एंडोजेनिक, एक्सो प्लस जेनिक एक्सोजेनिक, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसके बाद देखिए यहां पर जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यह आपका तस्वीर है एक लावा का, मेरा मतलब है एक वोल्केनो का, जिसमें से देख सकते हैं गर्म लाल लावा बाहर आ रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए यहां पर ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल और ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। तो यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि जब हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं तो जो हमारा सरफेस है अर्थ का वो वाइब्रेट करता है, वो हिलता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये पूरे अर्थ पर फील किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप यहां पर आपका इंडिया में आपके अर्थ के नीचे अगर वाइब्रेशन होगा तो वो आपका अमेरिका में फील होगा, लेकिन अर्थ के सरफेस पर काफी दूर के इलाके तक आप उसको फील कर सकते हैं। These vibrations are called earthquake। और यही जो वाइब्रेशंस हैं
इनको हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अब यहां पर भी दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे पहला है फोकस और दूसरा है एपिसेंटर। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस, यानी कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में वो जगह जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहां से ये वाइब्रेशन ओरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और इसके साथ ही द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, यानी कि उस फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर का जो अर्थ का सरफेस होगा वो होगा हमारा एपिसेंटर। मान लीजिए कि जैसे यहां मैं खड़ा हूं, तो जहां मैं खड़ा हूं उसके बिल्कुल 1 किलोमीटर नीचे अगर ये फोर्स जनरेट होता है, तो 1 किलोमीटर नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा फोकस, और मैं यहां पर खड़ा हूं तो ये पॉइंट हो जाएगा एपिसेंटर। इसको मैं आपको इमेज के जरिए समझा देता हूं। तो यहां पर जैसे ये इमेज आप देख सकते हैं, इस इमेज में यहां पर हमारा फोर्स जनरेट हुआ, तो ये पॉइंट हो गया क्या, फोकस हो गया। और वहीं बिल्कुल इसके एकदम ऊपर का जो सरफेस होगा, यानी अर्थ सरफेस पर वो पॉइंट जो कि उस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है, ये हो जाएगा हमारा एपिसेंटर। तो इसके जरिए आप समझ गए कि फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। अब देखिए यहां पर लिखा गया है वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। यानी कि यहां पर लिखा गया है कि जो हमारा ये वाइब्रेशन है, ये हमारा अर्थ के सरफेस पर आउटवर्ड्स वेव के रूप में फैलता है, और जो हमारा एपिसेंटर के आसपास का इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज हमें देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, यानी कि इस एपिसेंटर से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे डैमेज या फिर अर्थक्वेक का इंपैक्ट कम होता जाएगा। यह चीज यहां पर लिखा गया है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर डू यू नो लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव, ट्रांसवर्स वेव, एल वेव और सरफेस वेव। ये क्या होते हैं इनको आपको डिटेल में यहां पर नहीं पढ़ना है, बस आपके जानने के लिए यहां पर लिखा गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, यहां पर आपको बात किया गया है अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक से बचा कैसे जाए। तो यहां पर लिखा गया ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इंपैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। यानी कि ऐसा है कि अर्थक्वेक कब आएगा आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता रहता है। जब अर्थक्वेक आता है तब आपको पता चलेगा कि अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन जब अर्थक्वेक आएगा उस समय हम तैयार रह सकते हैं कि अर्थक्वेक आए तो हम किस तरीके से अपना बचाव करें, हम कैसे बच जाएं, लोग कैसे जिंदा बच जाएं, इसकी तैयारी हम पहले से कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds getting agitated, snakes come out of the surface। यानी कि कई इलाकों में जो देहाती इलाके होते हैं या फिर कई जगहों पर लोग जो होते हैं वो अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन करने के लिए ऐसे ट्रिक्स अपनाते हैं। क्या ट्रिक होता है कि देखिए अगर एनिमल का बिहेवियर बहुत बका रहे हैं, एनिमल बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ही उछल कूद करने लग रहे हैं अचानक, या फिर जो पॉन्ड्स हैं यानी कि जो तालाब होते हैं उसमें मछलियां जो हैं वो काफ़ी एजिटेट हो रही हैं, या फिर जो स्नेक्स हैं वो सरफेस पर आ गए हैं अपने बिल को छोड़कर, तो इसके जरिए भी लोग जो हैं अर्थक्वेक का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अर्थक्वेक का एक इमेज दिखाया गया है कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर एक न्यूज़ दिखाया गया है, इसके बाद एक्टिविटी है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि है अर्थक्वेक का प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आप अर्थक्वेक के लिए खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो सबसे पहला है सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। यानी जो किचन काउंटर होता है, टेबल होता है, डेस्क होता है, इनके नीचे आप छुप सकते हैं। इनसाइड कॉर्नर होता है या फिर वॉल होता है, उसके कॉर्नर पे आप छुप सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम यानी किन चीजों से आपको दूर रहना है, फायर प्लेसेस से दूर रहना है, एरियाज अराउंड चिमनी के जो एरियाज हैं उनसे दूर रहना है, विंडोज ऐसी खिड़कियों से दूर रहना है जो कि टूट सकते हैं, और इसके अलावा मिरर्स, पिक्चर फ्रेम्स, इन सभी से भी दूर रहना है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली।
यानी कि आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए और फायर प्लेसेस से दूर रहिए, चिमनी, ये सभी चीजों से दूर रहिए जो कि आपको चोट या फिर डेंजर पहुंचा सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने जो एंडोजेनिक हमारा फोर्स था उसको पढ़ लिया। अब हम यहां पर आगे पढ़ने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स टॉपिक है हमारा, और इसमें हम जनरली पढ़ने वाले हैं जो हमारा अर्थ के सरफेस पर जो फोर्सेस काम करते हैं उनको पढ़ेंगे, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम अब पढ़ने वाले हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, यानी कि दो प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से जो हमारा लैंडफॉर्म है या फिर लैंडस्केप है। लैंडस्केप क्या हो गया? हमारे आसपास का जो पूरा एकदम वातावरण है, जो अर्थ का सरफेस है, जो पहाड़ हैं, जो चट्टान है, ये सभी हमारे लैंडस्केप के पार्ट होते हैं। और जो लैंडस्केप है वो लगातार आपका वॉर्न हो रहा है, यानी वियर वॉर वॉर्न जो होता है हमारा घिस रहा है, उसको वो एक तरीके से चेंज कर रहा है। तो जैसे आप देखते हैं ना कि कुएं पर अगर रस्सी से पानी निकाला जाता है तो वहां जो पत्थर होता है उस पर दाग हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके की चीज की यहां पर बात हो रही है। जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर दो प्रोसेसेस हैं। कौन से प्रोसेस? वेदरिंग और इरोजन। ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जो कि घिसने का काम करते हैं, वॉर्न का काम करते हैं, वियर करने का काम करते हैं अर्थ के सरफेस को। और ये दो प्रोसेस हैं वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो हमारे चट्टान होते हैं वो जो टूटने की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसको हम वेदरिंग कहते हैं। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है, इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। यानी कि हमारा अर्थ के सरफेस जो है और जो लैंडस्केप है उस पर कोई दूसरा फोर्स अगर उसको इरोड करा रहा है, उसको घिस रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसको चेंज कर रहा है, तो वो प्रोसेस हमारा इरोजन हो जाएगा। जैसे कहीं पर कोई हवा है, हवा जो है वो लगातार चलती रहती है और हवा चलते चलते किसी चट्टान को अगर घिस दे, उसको तोड़ दे, उसको दूसरे फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दे, तो वो किस में आएगा? वो आएगा हमारा इरोजन में। और इसके बाद अगर यही काम वाटर द्वारा किया जाता है, यही काम आइस के द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा। इरोजन यानी कि बाहरी फोर्स लगेगा, बाहर कोई एक्शन होगा, उसकी वजह से जो चेंजेस होंगे किसी भी लैंडफॉर्म में, वो हमारा इरोजन हो जाएगा। और वेदरिंग क्या हो जाएगा? वेदरिंग होगा कि जब जो रॉक्स होते हैं अर्थ के सरफेस पर वो जब ब्रेक हो जाते हैं काफी समय की वजह से और भी चीजों की वजह से, वो हमारा वेदरिंग हो जाता है। अब देखिए यहां पर हमने वेदरिंग और इरोजन को समझ लिया कि ये दोनों क्या होते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्या आ जाता है? आगे आ जाता है, और आगे यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहां पर ये बच गया था। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of earth। यानी कि जो हमारा मटेरियल है अर्थ के ऊपर, जो लैंडस्केप है, वो इरोजन और वेदरिंग की वजह से क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन जो डिफरेंट एजेंट हैं, वाटर, विंड और भी दूसरे एजेंट हैं जो कि इस इरोड हुए मटेरियल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं और वहां पर दूसरे तरीके का लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें मिलते हैं। कहीं पर जो है हमारा कोई पहाड़ था, चट्टान था, वो इरोड हो गया, टूट गया और वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, उसको वाटर जो है वहां से ले गया, दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया, वहां पर नए तरीके का लैंडफॉर्म बन गया और यहाँ जो पहले लैंडफॉर्म था वो चेंज हो गया दूसरे फॉर्म में। तो ये चीज यहां पर कहा गया है। अब इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है वर्क ऑफ अ रिवर। यानी कि सिंपली कहें तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी नदियां होती हैं, जो वाटर होता है, उसकी वजह से क्या हमें इरोजन या फिर इस तरीके की एक्टिविटी, क्या फोर्सेस हमारा वाटर लगाता है, रिवर लगाता है, इसको हम यहां पर देखने वाले हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। यानी कि वाटर में क्या रिवर में क्या होता है? जो वाटर है वो हमेशा फ्लो करते रहता है।
वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें कुछ फोर्स है, उसमें कुछ एनर्जी है, और ये लगातार लैंडस्केप को इरोड करता है, उसको तोड़ता है, चेंज करता है, उसको इरोजन वो करवाता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall। यानी कि किसी हार्ड रॉक के ऊपर से जब हमारा रिवर गिरता है या फिर कोई स्टीप वैली के साइड पर से गिरता है, तब वो एक वाटरफॉल का निर्माण करता है। वाटरफॉल क्या होता है उसका इमेज आपको यहां पर दिखाया गया है कि यहां वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, अचानक से स्टीप फॉल आया और उसमें वो नीचे पूरा गिर गया। तो यहां पर मैं आपको रियल इमेज दिखाता हूं जिसके जरिए आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझने पाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, ये जो है इमेज है वाटरफॉल का। यहां पर फ्लो कर रही थी रिवर एक ऊंचे सरफेस के इलाके में, और यहां अचानक से नदी आई और ये नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टीप वैली का साइड था, यहां पर सीधे फ्लो करने के लिए उसके पास सरफेस नहीं था, उसको नीचे जाना था। तो ये हमारा हो गया वाटरफॉल। कि वाटरफॉल कैसे बनता है? वाटरफॉल जब स्टीप वैली से रिवर गिरता है तो हमारा वाटरफॉल का निर्माण होता है। अब इसके बाद यहां पर और भी चीजें हैं जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आपके एग्जामिनेशन में ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आता है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर्स। यानी कि जब हमारी नदी हमारे पहाड़ों के इलाकों से निकलकर प्लेन इलाकों में पहुंचती है तो वो बिल्कुल सांप जैसे चलता है ना, वैसे चलना शुरू कर देती है, बिल्कुल इस तरीके से, यानी इस तरीके से। तो ये जो हमारा नदी का जो चलने का रास्ता होता है, इस तरीके के रास्ते को हम क्या कहते हैं? मिएंडर कहते हैं। अब इसका भी इमेज देख लेते हैं जिसके जरिए मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि ये जो आपका नदी का पैटर्न है, चलने का तरीका है, इसी को हम मिएंडर कहते हैं। और इसके अलावा एक और इमेज में आपको दिखाता हूं जो कि रियल इमेज है, जो कि एक असली नदी का है, मूवमेंट का। तो यहां पर ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें जो नदी है वो कैसे फ्लो कर रही है, काफी डिजाइनदार तरीके से फ्लो कर रही है, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे। तो ये जो एक तरीके से नदी के फ्लोइंग का पैटर्न है, इसी पैटर्न को हम मिएंडर कहते हैं। ये तो चीज आप समझ गए। अब इसके बाद और आगे अगर हम बढ़ें तो यहां पर और भी इसी चीज से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी है, वो भी हम ले लेते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake also called as oxbow lake। तो यहां पर यह सिंपली कहा जा रहा है कि जो हमारा मिएंडर है वो किस तरीके से फ्लो करता है? वो हमारा फ्लो करता है बिल्कुल इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल सांप जैसे चलता है वैसे। तो आगे चलकर क्या होगा? इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, कि यहां पर जैसे नदी फ्लो कर रही है, उसने क्या किया, यहां पर जब आई इस कोने में, तो यहां पर इसका स्पीड की वजह से यहां से उसने इरोजन किया। अब यहां पर इरोजन हुआ तो आगे चलकर ये जो पॉइंट आया उसका, यहां पर इस पॉइंट पर आके उसने डिपोजिशन कर दिया इस कोने पर। और ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसके जस्ट नदी के जस्ट अपोजिट वाला हिस्से का, यहां पर उसने फिर से इरोजन कर लिया। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि जो हमारी नदी होती है वो, और नदी का जो मिएंडर होता है वो एक तरीके से ज्यादा से ज्यादा घुमावदार होने लगता है। यानी कि पहले क्या था? पहले नदी सीधी बह रही थी, इस तरीके से नदी बह रही थी। इरोजन डिपोजिशन हुआ, कुछ दिन में ऐसे नदी फ्लो करने लगी, कुछ दिन में और इरोजन डिपोजिशन हुआ तो नदी ऐसे फ्लो करने लगी, कुछ दिन में और इरोजन डिपोजिशन हुआ तो बिल्कुल नदी ऐसे फ्लो करने लगी, इस तरीके से। और अंत में क्या होगा? अंत में होगा कि जो हमारी नदी है उसमें क्या होगा कि ये दोनों जो पॉइंट है, यहां पर ये वाला नदी ऐसे जाकर डायरेक्ट फ्लो करने लगेगी, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। और ये जो हमारा ये इलाका है ये क्या हो जाएगा? एक लेक के फॉर्म में निर्माण हो जाएगा। यहां पर ये नदी के डायरेक्ट हिस्से से टूट जाएगा और इसी तरीके से हमारा जो ओक्सबो लेक है वो हमारा निर्माण होता है। जैसे कि आप यहां इस इमेज में देख सकते हैं
कि इस इमेज में क्या हो रहा है कि नदी बहुत ही घुमावदार रास्ते से जा रही है। यहां पर नदी ऐसे जा रही थी, 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 लेकिन कुछ दिन में क्या होगा कि नदी जो है वो अपना रास्ता बदल लेगी और यहां से ऐसे जाकर ऐसे वो चली जाएगी, और ये जो पूरा हिस्सा है ये एक तरीके से इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये कट जाएगा। यहां पर नदी फ्लो होना बंद हो जाएगी और यहां पर एक ऑक्सबो लेक का निर्माण हो जाएगा। ऑक्सबो लेक क्या होता है उसका इमेज आप यहां पर देखिए। यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो रिवर थी वो पहले कैसे फ्लो कर रही थी, वो ऐसे फ्लो कर रही थी ऐसे, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर हुआ कि जो रिवर है उसने अपना रास्ता बदल लिया और ऐसे जाने लगी, और ये जो हिस्सा था ये टूटकर अलग हो गया, कटकर अलग हो गया, और यहां पर एक ऑक्सबो लेक बन गया। तो ये होता है हमारा ऑक्सबो लेक। तो मुझे लगता है कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए इसके आगे और भी जानकारी है, और वह है कि एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, यानी कि कई बार होता है कि जो नदी है वो अपने किनारों से बाहर निकलकर बहने लगती है, यानी नॉर्मली जहां बहती है उससे वो बाहर निकलकर बहने लगती है, और उसके आसपास के जो इलाके होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, वहां पर फ्लडिंग आ जाता है। और इस इलाके में क्योंकि पानी भर चुका है, इस इलाके में नदी जो है वो अपना एक तरीके से फैलाव कर चुकी है, नदी का पानी वहां पर पूरा भर चुका है, डूब चुका है वो इलाका। तो वहां पर जो नदी है वो अपने साथ जो दूसरे इलाके से इरोजन करके सेडिमेंट वगैरह लेकर आ रही थी, उन सभी चीजों को वो इस इलाके में छोड़ देती है, यानी कि अपने नदी के बाहरी इलाके में वो जाकर छोड़ देगी, और वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में जो फाइन सॉइल है या फिर दूसरे मटेरियल है उनको छोड़ देगी, जिनको कि सेडिमेंट्स कहा जाता है। तो इसकी वजह से ये जो पूरा इलाका है यहां पर फ्लैट फर्टाइल का निर्माण होता है, जिसको कि फ्लड प्लेन कहा जाता है। ये फ्लड प्लेन क्या होता है इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूं, लेकिन फ्लड प्लेन ऐसा इलाका होता है नदी का, नदी के बिल्कुल बगल वाला, जहां पर लगातार बाढ़ आता रहता है, जहां पर लगातार अपना नदी बरसात के सीजन में वो ऊपर चढ़ जाती है, वहां पर बाढ़ आ जाता है और वहां पर बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देती है। और ये जो फ्लड प्लेन होता है ये बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है, यहां पर आपका बहुत ही अच्छी खेती हो सकती है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप उगा सकते हैं, खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। जैसे यहां पर ये इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में क्या है, ऊपर वाले इमेज में, कि जो नदी है वो ऐसे फ्लो कर रही है, सिंपली फ्लो कर रही है नॉर्मल सीजन में, लेकिन वहीं जब बरसात का सीजन आया नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और भी चीजों की वजह से नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आसपास के जो इलाके थे जो कि पहले बिल्कुल सूखे हुए थे, नॉर्मल थे, यहां पर बाढ़ आ गया। तो इस इलाके में बाढ़ आ गया, इन दोनों इलाके में, तो बाढ़ की वजह से यहां पर इन दोनों इलाके में क्या हुआ, नदी जो अपने साथ डिपॉजिट लेकर आ रही थी, सेडिमेंट लेकर आ रही थी, उसको इन इलाकों में जमा कर देगी। उसकी वजह से क्या होगा कि इन इलाकों में नए सेडिमेंट्स आएंगे, जिनकी वजह से ये जो इलाका होगा ये एक तरीके से बहुत ही उपजाऊ यहां पर जमीन जनरेट हो जाएगा। और देखिए यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर आगे लिखा गया है द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। तो देखिए यहां पर जैसे नदी को हमने देखा कि नदी में फ्लड प्लेन होता है, और नदी को फ्लड प्लेन से रोकने के लिए जो किनारे ये एक तरीके की आकृति बन जाती है या फिर बनाई जाती है, एक दीवार जैसी आकृति, या फिर जो आप बांध देखते हैं ना कि पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल वैसी आकृति होती है नदी के किनारों के ऊपर, कि उसके आगे पानी ना जाए, उसके आगे बाढ़ ना आए। ये कभी कभार अपने आप बन जाता है, कभी कभार लोगों द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो दीवार जैसी आकृति होती है नदी के आसपास के इलाकों को बाढ़ से रोकने के लिए, उसको हम लेवी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर है एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि देखिए जब नदी है, नदी जब ऊपर रहती है, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर नदी की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, वो जैसे 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 आगे बढ़ते जाती है मैदानी इलाका मिलने लगता है, और जब नदी एक तरीके से समुद्र में मिलने वाली होती है उसके पहले नदी की जो रफ्तार है,
नदी की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो धीमी हो जाती है और वो एक तरीके से कई सारे धाराओं में बढ़ जाती है, कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है। यानी एक नदी पहले एक धारा बह रही थी, उसमें से एक दूसरी धारा निकल गई, एक तीसरी धारा निकल गई। उसी तरीके से वही चीज़ यहाँ पर बात की गई है कि देखिए एक नदी है जो आ रही है इधर से, और नदी आ रही है तो क्या हो रहा है, इस तरफ से आ रही है और इसकी स्पीड इतने ज़्यादा स्लो हो गई है कि वो इसकी एक तरीके से टूट जा रही है कई धाराओं में। तो इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है, कई धाराओं में टूटती है तो धाराओं के बीच का जो इलाका होता है वो डेल्टा बन जाता है। लेकिन कई बार होता है कि एक बहुत ही मजबूत नदी टूट जाती है अलग से, एक बहुत ही अच्छी धारा टूट जाती है। जैसे आप गंगा में देखिएगा, तो गंगा में जो हुगली नदी है वो एक तरीके से गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि वो गंगा से निकली हुई एक नदी है। उसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये चीज़ बताया गया है कि जो आपका मेन रिवर है, मेन रिवर यहाँ से आया, मेन रिवर कई टुकड़ों में यहाँ पर टूट गया और कई टुकड़ों में जो ये नदी के अलग अलग धाराएं बन जाती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर हम आगे देखते हैं तो आगे क्या कहा जा रहा है, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड। यानी कि नदी जो अपने साथ डिपोजिट सेडिमेंट, जो मिट्टी कंकड़ वगैरह लेकर आ रही थी ऊपरी इलाकों से, उनको वो यहां पर आकर छोड़ना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि नदी की स्पीड, नदी के पानी के धारा की रफ्तार जो है वो इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि वो अब इस लोड को लेकर आगे नहीं जा सकती है। और देखिए, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट ओन माउथ, यानी कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपनी एक मुख तैयार करती है, यानी जहां से वो निकलती है। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। यानी कि जैसे यहां पर आप इसको देखें, ये इमेज आप देख रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि एक नदी जो है वो कई टुकड़ों में विभाजित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा कम हो गई है। रफ्तार बहुत ज्यादा कम हो गई, तब क्यों वो कई टुकड़ों में विभाजित हो गई? उसका रीजन समझिए। एक नदी आ रही थी, बहुत ही रफ्तार में आ रही थी, बहुत ताकत के साथ आ रही थी, अपने साथ सेडिमेंट लेकर आ रही थी, मिट्टी वगैरह बहुत चीजें लेकर आ रही थी। और यहां पर आकर क्या हुआ, इस इलाके में जो नदी थी उसका रफ्तार बहुत कम हो गया यहां पर। अब रफ्तार कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि नदी में जो डिपॉजिट थे, नदी में जो सेडिमेंट्स मौजूद थे, वो यहां पर नदी ने छोड़ना शुरू कर दिया। यहां पर जो थी नदी, वो यहां पर डिपॉजिट करना उसने शुरू कर दिया। अब यहां पर डिपॉजिट करना शुरू किया तो डिपॉजिट करने की वजह से यहां देख सकते हैं ये क्या है, एक तरीके से डिपॉजिट है। यानी कि जो वो अपने साथ नदी काद लाई थी, मिट्टी लाई थी और भी चीजें सेडिमेंट्स लाई थी, उसको यहां पर जमा करके नदी की जो धारा है उसको एक तरीके से रोक दिया। रोकने से क्या हुआ, तो नदी एक उसमें से धारा इधर निकल गया, एक धारा इधर निकल गया और यहां पर फिर से वही प्रोसेस हुआ, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए तो एक और धारा उसका बन गया, एक और धारा बन गया। ऐसे करते 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 ये जो पूरा इलाका है, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म हो जाएंगे और प्लस में डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में ये जो आइलैंड वाला इलाका, आइलैंड जैसी आकृति आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा बन जाएगा। ये क्या है, डेल्टा है, डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, ये चीजें आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए यहां पर आगे बढ़ें तो आगे अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। यानी कि जो सी वेव्स होते हैं, जो समुद्र में धाराएं चलती हैं, उनकी वजह से क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, क्या आकृति बनती है, वो किस तरीके से हमारे आसपास के लैंडफॉर्म्स को, लैंडस्केप को चेंज करता है, इसको अब हम समझने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स यानी कि जब आप समुद्र के किनारे पर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उसकी बात यहां पर की जा रही है। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, यानी जो समुद्र के किनारे या फिर समुद्र में जो रॉक्स मौजूद होते हैं उनको सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते रहते हैं। यानी जो सी है उसमें वेव आते रहता है और वो स्ट्राइक करते रहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं। यानी जो वहां पर रॉक्स मौजूद हैं उसमें एक बार आप पानी मारिए कुछ नहीं होगा, रोज मारिए
थोड़ा कुछ होगा, लेकिन दिन में 10 बार मारिए और 1000 साल तक मारिए, 500 सालों तक उसमें सी वेव लगातार टक्कर मार रहा है, तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। डेली थोड़ा 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 असर पड़ेगा, तो 500 सालों में आप समझ सकते हैं कितना असर हो सकता है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, यानी जो क्रैक था वो शुरू में एक दिन क्रैक आ गया, हमने 10 सालों तक सी वेव वहां पर देखा कि पत्थर पर लग रहा है, एक क्रैक आया, लेकिन फिर से जो वेव है वो लगातार हिट कर रहा है 50 सालों तक, 100 सालों तक। तो क्या होगा उसकी वजह से, जो क्रैक है वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होते होते एक तरीके से होलो जैसा केव बन जाएगा। दस होलो लाइक केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। सी केव यानी कि गुफा जैसी आकृति बन जाती है, जिसको कि सी केव कहा जाता है। अब यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा चट्टान था, ये पूरा चट्टान है, यहां पर आपको केव दिख रहा है, यानी गुफा यहां पर दिख रहा है। तो ये क्यों बना, यहां पर जो समुद्र है, समुद्र के वाटर के स्ट्राइक की वजह से बना, कि जो वेव्स हैं वो लगातार हिट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल या 2-3 दिन में वेव्स की वजह से टूट जाता है, 500 साल, 1000 साल, 100 साल, इतने साल लगते हैं इस तरीके की आकृति को बनने में। अब इसके बाद देखिए और आगे अगर हम चलते हैं, एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्क। यानी कि देखिए जैसे जैसे ये जो कैविटी है, यानी ये जो गुफा है, ये बड़ा होते जाता है और भी बड़ा होते जाता है, तो उसकी वजह से केवल अंत में रूफ बच जाता है। यानी जो गुफा था, शुरू में थोड़ा सा गुफा बना, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, पूरे चट्टान को, पूरे पहाड़ के बीच में वो एक गुफा यानी कि एक तरीके से सुरंग जैसी आकृति वो बना देता है, और बिल्कुल केवल अंत में छत बचकर रह जाता है। तो ये जो आकृति होती है इसको हम सी आर्क कहते हैं, सी आर्क कहते हैं। तो इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर ये जो आकृति है ये क्या है, एक सी आर्क है। यहां पर शुरू में क्या था, यहां एक चट्टान था, पूरा चट्टान में शुरू में क्रैक्स डेवलप हुए, क्रैक्स बने तो वहां पर सी केव बना छोटा सा, सी केव पर फिर से वाटर का स्ट्राइक होते रहा, तो बहुत साल लगे, लेकिन वहां पर गुफा बन गया, गुफा बन गया तो वहां पर फिर भी स्ट्राइक होते रहा। तो आगे चलकर क्या हुआ, जो गुफा था वो एक तरीके से हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और अंत में यहां पर केवल रूफ बच गया। तो ये हमारा हो गया सी आर्क। सी आर्क क्या होता है ये भी आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ें, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। यानी आगे चलकर, अभी तक तो सी का इरोजन, सी की वजह से, सी वेव की वजह से इरोजन हम देखा। अब उसके बाद इरोजन जो होता है, चाहे वो आपका वाटर की वजह से भी हो या फिर आपके एयर की वजह से भी हो, उसकी वजह से जो रूफ है वो एक तरीके से ब्रेक हो जाता है, रूफ ब्रेक हो जाता है, और अंत में सिर्फ दीवार बचकर रह जाता है, अंत में केवल वाल बचकर रह जाता है। और ये वाल जैसा जो फीचर होता है इसको स्टैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको स्टैक कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये स्टैक है। एक सिंपल चट्टान, एक खड़ा चट्टान खड़ा है समुद्र में, यहां भी एक खड़ा चट्टान खड़ा है समुद्र में। तो ऐसा नहीं कि हमेशा से ये ऐसा ही था, यहां पहले एक पूरा ऐसा चट्टान हुआ करता था बड़ा सा। उसमें क्या हुआ, शुरू में क्रैक्स डेवलप हुए, क्रैक्स डेवलप, गुफा का उसने रूप लिया, गुफा के बाद ये एक तरीके से सी आर्क यहां पर बन गया, और सी आर्क के बाद सी आर्क का छत भी उड़ गया, और अंत में यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टैक बच गया। और स्टैक की वजह से आप देख रहे हैं कि ये अंतिम में ऐसी आकृति बची हुई है। और अगर आज के 1000 साल बाद आप यहां आइएगा तो ये भी चट्टान आपको गायब मिलेगा, ये भी चट्टान वहां पर आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सी वेव जो है वो लगातार इसके बेस को हिट कर रहा है और इसको धीरे 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 करके तोड़ रहा है, और उसकी वजह से कुछ सालों में ये चीज भी आपको पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमने सी वेव के बारे में कुछ चीजें पढ़ी। अब देखिए यहां पर कहा गया है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग एमंग वर्टिकली एबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है, तो कई बार देखिएगा कि जो ये एक तरीके से आकृति होती है, जहां पर एक तरीके से जो हमारा
आकृति होता है, यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर इस गुफा को अगर आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पर समुद्र है और उसके बगल में बिल्कुल चट्टान जैसी आकृति है, बिल्कुल खड़ा खड़ा एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है आगे यहां से वहां तक। तो ये जो आकृति होती है इसको हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं, सी क्लिफ इसको कहा जाता है। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब देखिए यहां पर जो ये पूरा इरोजन हो रहा है, तो इरोजन होगा तो ये जो पूरा सेडिमेंट यहां से निकलेंगे वो कहां जाएंगे, वो वहीं पर डिपोजिट हो जाते हैं और वही फिर धीरे धीरे जो बीचेस होते हैं उनका निर्माण होता है। जो बीच होते हैं वो कैसे बनते हैं ये हमने अभी समझ लिया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और अब हम वर्क ऑफ आइस देखते हैं, यानी जो ग्लेशियर्स हैं वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। देखिए ग्लेशियर्स में क्या है, एक तरीके से वहां पर पानी है, तो पानी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि वहां पर आइस के फॉर्म में है। और ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये भी लैंडस्केप को बुलडोज करते हैं, यानी कि इरोड करते हैं। और वहां पर जो सॉइल मौजूद होता है और इसके साथ जो स्टोन्स होते हैं उनको एक तरीके से बुलडोज करते हैं। और जो आपके सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनको एक तरीके से ग्लेशियर्स तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होगा, तोड़ने से होगा कि वहां पर जो हार्ड रॉक है, हार्ड एक तरीके से सॉलिड रॉक है जिसको कि उतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। और यहां पर आपको ऐसा आकृति देखने को मिलता है। तो देखिए ऐसा आकृति आपको क्यों देखने को मिलता है, ऐसा थोड़ी ना था कि यहां पर हमेशा से ऐसी ही आकृति थी। तो यहां पर जो आपके मौजूद थे, जो आपके ग्लेशियर्स, उन्होंने यहां पर जितने भी सॉफ्ट रॉक थे या फिर सॉइल था उनको यहां से हटा दिया है, इनको यहां से बुलडोज कर दिया है। और यहां पर सिर्फ वैसे हार्ड रॉक अब बचे हुए हैं जो कि एक तरीके से टूट नहीं सकते हैं या फिर काफी मुश्किल से टूट सकते हैं। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर कहा जा रहा है ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज एज द आइस मेल्ट्स, दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। और देखिए जो ग्लेशियर्स हैं वो कई जगहों पर गड्ढों का निर्माण कर देते, बहुत ही बड़े बड़े हॉलोज का निर्माण कर देते हैं। और जैसे वहां पर आइस मेल्ट होता है वहां पर पानी भर जाता है और बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्लेशियर लेक्स जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। इसके साथ ही द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड। दिस डिपोजिट फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स। अब ग्लेशियर मोरेन्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं इमेज। तो ग्लेशियर मोरेन्स का एग्जांपल आपके सामने है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये पूरा ग्लेशियर मोरेन्स है। ये इस तरीके की जो आकृति आप देख रहे हैं ये आपको ग्लेशियर मोरेन्स है। तो जब आप गूगल मैप्स खोलिएगा तो गूगल मैप्स में जब आप जो सियाचिन वाला इलाका है और भी इलाकों को जब आप जूम करके देखिएगा तो वहां पर आपको ऐसी ही आकृति देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से ग्लेशियर मोरेन्स हैं। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि जो मटेरियल एक तरीके से ग्लेशियर्स द्वारा लाए जा रहे हैं, जैसे बड़े रॉक, स्मॉल रॉक, सैंड, सिल्ट, जो कि उसने एक तरीके से ऊपरी इलाकों से तोड़ा था, वो यहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरीके से प्लेन की आकृति करते हैं, प्लेन जैसी आकृति का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्लेशियर मोरेन्स आपने समझ लिया। अब इसके बाद देखिए यहां पर ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होता है मेरे ख्याल से। ओ नहीं, एक पॉइंट और बचा हुआ है। पॉइंट है हमारा वर्क ऑफ विंड, यानी कि हवा की वजह से कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी कि हमारे आसपास कैसे चेंजेस जनरेट होते हैं, इसको देखते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डिजर्ट? क्या आपने कभी डिजर्ट विजिट किया? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यहां पर इमेज आप देख सकते हैं, ये होते हैं सैंड ड्यून्स। इसके अलावा और भी इमेज में आपको दिखा सकता हूं। तो यहां पर देखिए ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये एक तरीके से सैंड ड्यून्स है। अब देखिए यहां पर एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड, यानी कि डेजर्ट रीजन में आप जाइएगा तो वहां पर जो वाटर है वो तो मौजूद होता नहीं है,
ग्लेशियर भी वहां पर मौजूद नहीं होता है। वहां पर जो मेन काम इरोजन और डिपोजिशन का किया जाता है वो किया जाता है विंड के द्वारा। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। अब ये मशरूम रॉक्स क्या होते हैं? इनकी आकृति मशरूम जैसी होती है। ये देखिए, ये है मशरूम रॉक। अब ये इस आकृति में बना कैसे? ये इस आकृति में आया क्योंकि यहां पर जो हमारा एयर है यानी जो विंड है वो इस पर लगातार काम कर रहा है। अब यहां पर लगातार काम कर रहा है तो ऊपरी इलाकों में जो वो इरोजन का काम है वो कम किया उसने, और नीचे के इलाकों में इरोजन उसने ज्यादा किया। तो ऊपर जो मिट्टी था, ऊपर जो सैंड था वो बच गया, नीचे रॉक्स का जो हिस्सा जो टूट था वो एक तरीके से इरोड हो गया। और ऐसी आकृति आपको बहुत सारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल जाते हैं। ये इंडिया में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, आप अमेरिका वगैरह जाइएगा तो वहां पर आपको ऐसी आकृति बहुत देखने को मिलती है। अब इसके आगे देखिए, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, यानी कि निचले इलाके को ज्यादा इरोड करता है विंड अपर पार्ट के कंपैरिजन में। और इसके बाद अगर हम आगे देखें, देयर फोर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, यानी कि वही चीज यहीं पर लिखी हुई है। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब हवा चलती है तो वो अपने साथ सैंड एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। और व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जब हवा चलना बंद हो जाती है तब वो अपने साथ जो सैंड को लेकर जा रही थी उसको वो डिपॉजिट कर देती है लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कहलाते हैं सैंड ड्यून्स। तो यहां पर इमेज फिर से सैंड ड्यून्स का, तो ये है हमारा सैंड ड्यून। इसके अलावा और भी क्लियरली आप देखना चाहते हैं तो यहां पर ये है आपका सैंड ड्यून। तो ये क्या होता है सैंड ड्यून, ये तो आप समझ गए। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब ये जो सैंड, जो हवाएं सैंड को लेकर जा रही हैं, जो सैंड के ग्रेन्स हैं वो अगर बहुत ही हल्के हों और बहुत ही लाइट हों तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है कि जो विंड है वो इस तरीके के ग्रेन्स को बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक ले जाती है। और जब इस तरीके के सैंड को डिपॉजिट होता है, इस तरीके के सैंड डिपॉजिट होते हैं लार्ज एरिया में, तो ये कहलाते हैं लोएस लेस, जो भी हो इसको आप देख लीजिएगा। और जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस है ये आपको चाइना में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये एक तरीके से सैंड है, यानी जो फाइन पार्टिकल वाला सैंड है वो सैंड है। और इतना ज्यादा ये डिपॉजिट हुआ है, यानी कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां से जो हवा है वो इन फाइन पार्टिकल्स को लेकर आई, काफी लंबे डिस्टेंस तक लेकर आई और यहां पर उनको डिपॉजिट किया, काफी सालों तक डिपॉजिट किया, तो ऐसी आकृति यहां पर बन गई। और यही होता है हमारा लॉस। तो यहां पर ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।